पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था, जो पार्ट 1 था उसमें यहाँ तक डिस्कस कर लिया था हमने। तो आज इस वीडियो में आगे के टॉपिक से डिस्कस करेंगे। तो आगे का टॉपिक था हमारा फ्लो चार्ट। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं इसको। तो पहले बात करते हैं कि फ्लो चार्ट होता क्या है। ओके, सो अ फ्लो चार्ट इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। तो मतलब क्या हुआ कि जब आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है उसको पिक्चर की फॉर्म में जब आप डिस्प्ले करेंगे तो उसे हम बोलेंगे फ्लो चार्ट। या सिंपल टर्म में आप कह सकते हैं जो फ्लो चार्ट है वो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है एल्गोरिथम की। मतलब क्या है, जो एल्गोरिथम होता है उसको अगर हम पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसे हम बोलेंगे फ्लो चार्ट। बस सिंपल सी लैंग्वेज में ये समझ लीजिए आप। ओके, तो फ्लो चार्ट का जो डायग्राम होता है वो बॉक्सेस से मिलके बना होता है। बॉक्सेस होते हैं, उसमें डायमंड्स होते हैं और दूसरी और भी शेप्स होती हैं उसके अंदर, ठीक है। और वो शेप्स कनेक्टेड होती हैं एरो की हेल्प से, जहां हर एक शेप जो है वो रिप्रेजेंट करती है एक स्टेप ऑफ सॉल्यूशन। मतलब क्या, सॉल्यूशन के एक प्रोसेस को रिप्रेजेंट करती है हर एक शेप। और जो एरो होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं स्टेप्स के ऑर्डर को। ओके, तो फ्लो चार्ट को ड्रॉ करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड सिंबल होते हैं। तो उन सिंबल्स को देख लेते हैं कौन कौन से सिंबल्स होते हैं। ओके, तो देखते हैं सिंबल्स को और उनके पर्पस को भी डिस्कस करेंगे। तो पहला सिंबल हमारा ये होता है जिसको कि हम स्टार्ट सिंबल बोलते हैं, और इसको यूज करते हैं हम फ्लो चार्ट को स्टार्ट करने के लिए। ओके, मतलब बिगिनिंग करनी है तो आप दिखाएंगे इस सिंबल से, ठीक है। नेक्स्ट सिंबल है हमारा ये, इसको हम बोलते हैं इनपुट या आउटपुट सिंबल, ठीक है। इसको हम इनपुट या आउटपुट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट सिंबल होता है ये, इसको बोलते हैं प्रोसेसिंग बॉक्स, ठीक है। प्रोसेसिंग बॉक्स बोल दीजिए या प्रोसेसिंग सिंबल बोल दीजिए, बात एक ही है। इसका यूज करते हैं हम फ्लो चार्ट में प्रोसेसिंग को डिस्प्ले कराने के लिए, कि कहीं पे आपको प्रोसेसिंग दिखानी है तो आप इस बॉक्स की हेल्प से दिखाएंगे। ओके, नेक्स्ट सिंबल है हमारा ये, इसको बोलते हैं हम डिसीजन बॉक्स, ठीक है। एंड इसका यूज करते हैं कंडीशन को डिस्प्ले करने के लिए, कि कहीं पे अगर आपको कंडीशन लगानी है तो उस केस में आप यूज करेंगे डिसीजन बॉक्स। मतलब कहीं पे डिसीजन लेने की रिक्वायरमेंट है तो उस कंडीशन में हम डिसीजन बॉक्स को अप्लाई करते हैं फ्लो चार्ट में। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट सिंबल। तो नेक्स्ट सिंबल हमारा देखिए ये, जिसको कि हम बोलते हैं फ्लो ऑफ कंट्रोल, या इनको फ्लो लाइंस भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सिंबल हमारा ये, इसे बोलते हैं हम अनोटेशन। इसका यूज करते हैं हम अनोटेशन के लिए, कि अगर आपको कुछ लिख कर डिस्प्ले कराना है तो उसके लिए आप अनोटेशन सिंबल को यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सिंबल हमारा ये, इसका नाम होता है कनेक्टर सिंबल। इसका यूज करते हैं कनेक्शन बनाने के लिए, कि कहीं पे आपको फ्लो चार्ट में कनेक्शन बनाना है तो आप इस कनेक्टर की हेल्प से बनाएंगे। ओके, तो ये कुछ स्टैंडर्ड सिंबल हैं जिनका यूज करके हम फ्लो चार्ट को ड्रॉ करते हैं। ओके, तो चलिए देख लेते हैं किस तरीके से फ्लो चार्ट को ड्रॉ करेंगे। तो फ्लो चार्ट को ड्रॉ करने से पहले बेस्ट ये होता है कि आप उसके लिए एल्गोरिथम को डिजाइन कर लें, एल्गोरिथम लिख लें, क्योंकि एल्गोरिथम की ही पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है हमारा फ्लो चार्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम एल्गोरिथम लिखेंगे, उसके बाद में उसका फ्लो चार्ट बनाएंगे। तो एल्गोरिथम लिखते टाइम एक चीज का ध्यान रखना है कि जो एल्गोरिथम आप लिख रहे हैं उसकी लैंग्वेज जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह ही होनी चाहिए, जिससे कि जो हैंड रिटन ट्रांसलेशन है वो ईजी हो पाए। ओके, तो इसीलिए एल्गोरिथम को लिखने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, पहले उन रूल को समझ लेते हैं, उसके बाद में हम फिर एल्गोरिथम को लिखेंगे और उससे फ्लो चार्ट को ड्रॉ करेंगे। रूल्स टू राइट एल्गोरिथम, ठीक है। तो रूल्स को समझ लेते हैं क्या क्या रूल्स है। पहला जो रूल है वो आपका आइडेंटिफायर से रिलेटेड है। तो पहले समझ लेते हैं आइडेंटिफायर होते क्या है। देखिए, आइडेंटिफायर जो है वो नेम्स हैं जो आप वेरियस कंपोनेंट को देते हैं प्रोग्राम में। जैसे कि आप प्रोग्राम में कोई वेरिएबल बनाओगे तो उस वेरिएबल के लिए कोई नेम दोगे तो उसे हम बोलेंगे आइडेंटिफायर, ठीक है। किसी भी चीज के लिए आप प्रोग्राम में कोई नेम देते हैं, चाहे वो वेरिएबल हो चाहे कोई फंक्शन हो, तो उनको बोलते हैं हम आइडेंटिफायर। तो इस रूल के अकॉर्डिंग जो आइडेंटिफायर्स के आप नेम देंगे वो आपके मीनिंगफुल हो, ठीक है। मतलब अननेसेसरी लॉन्ग ना हो, वो शॉर्ट होने चाहिए। नेम जो है वो शॉर्ट एंड सिंपल होने चाहिए, ठीक है। पहला रूल तो ये हो गया। तो सेकंड रूल जो है वो असाइनमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें देखिए क्या है, द असाइनमेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज डन थ्रू असाइनमेंट स्टेटमेंट। मतलब जो भी असाइनमेंट आप करेंगे वैल्यूज का वो असाइनमेंट स्टेटमेंट की हेल्प से ही होंगे। असाइनमेंट स्टेटमेंट का मतलब देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए इस लाइन में जब भी आप लिखेंगे तो आप वेरिएबल लिखेंगे, उसके बाद में आप असाइनमेंट लगाएंगे। असाइनमेंट देखिए किस तरीके से लगेगा, इस तरीके से लगेगा। और ये बात कर रहे हैं हम एल्गोरिथम के केस में, जब एल्गोरिथम लिखेंगे उस केस में हमें इस तरीके से डिस्प्ले करना होगा, ठीक है। वेरिएबल का नेम, ठीक है, इस तरीके से असाइनमेंट ऑपरेटर लगेगा, उसके बाद में आपका ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए ए, फिर आपका एरो रहेगा, फिर 10 आएगा। तो इसका मतलब क्या है, जो 10 है वो ए के अंदर स्टोर हो रहा है, इसका मतलब ये है। एरो इंडिकेट करता है असाइनमेंट को। ओके, तो इस रूल के अकॉर्डिंग आपको एल्गोरिथम असाइनमेंट इस तरीके से ही दिखाना होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट रूल। तो नेक्स्ट रूल जो हमारा रिलेटेड है सीक्वेंस से। तो इस रूल के अकॉर्डिंग एल्गोरिथम का जो सीक्वेंस हो वो आपका टॉप टू बॉटम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बॉटम टू टॉप हो जाए, टॉप टू बॉटम होना चाहिए, क्योंकि जो आपका फ्लो चार्ट होता है वो टॉप टू बॉटम ही चलता है। तो सिंपल सी बात है, वो करेक्ट ऑर्डर में होनी चाहिए। ओके,
और प्रॉपर तरीके से सिलेक्शन स्टेटमेंट का यूज होना चाहिए। सिलेक्शन स्टेटमेंट को कंडीशनल स्टेटमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हम तब यूज करते हैं जब हमें कहीं पे प्रोग्राम में कंडीशन का यूज करना हो, मतलब कोई कंडीशन लगानी हो, कहीं पर कोई डिसीजन लेना हो। तो इस टाइप की चीज़ों का जब भी आप एल्गोरिथम में यूज कर रहे हैं तो वो आपकी प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, ठीक है। प्रॉपर तरीके से कंडीशन स्टेटमेंट लगे होने चाहिए। जैसे कि अगर आपको एक कंडीशन लगानी है तो एक कंडीशन हो, जैसे कि इफ लगा दिया आपने, उसके बाद में स्टेटमेंट रहना चाहिए। और अगर आपकी दो कंडीशन है तो पहले इफ स्टेटमेंट रहेगा, उसका ब्लॉक रहेगा, उसके बाद में एल्स स्टेटमेंट रहेगा, उसका ब्लॉक रहेगा। ये प्रोग्रामिंग से रिलेटेड चीजें हैं, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, आप लोग बहुत अच्छे से समझ जाओगे इन चीज़ों को। जब प्रोग्रामिंग करोगे तो बहुत आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी आप ये समझ लीजिए कि कंडीशन स्टेटमेंट का हमें ध्यान रखना है जब भी हम एल्गोरिथम को डिजाइन करते हैं उस वक्त, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट रूल की। तो नेक्स्ट रूल जो है वो रिलेटेड है रिपीटिशन से, मतलब कि लूपिंग स्टेटमेंट से। लूपिंग स्टेटमेंट जो होते हैं उन्हें हम इटरेशन स्टेटमेंट भी बोलते हैं, और इन स्टेटमेंट का यूज करते हैं हम किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स को बार बार रिपीट कराने के लिए। मतलब क्या है, कोई कोड ऑफ ब्लॉक है, अगर आप उसको बार बार रिपीट कराना चाहते हैं तो हम यूज करते हैं लूपिंग स्टेटमेंट, ओके। तो अगर एल्गोरिथम में लूपिंग को दिखाना है तो उसके लिए दो लूपिंग स्टेटमेंट होते हैं, एक होता है फॉर और सेकंड होता है हमारा व्हाइल, ठीक है। ये दो लूपिंग स्टेटमेंट होते हैं, इनकी हेल्प से ही आप एल्गोरिथम में डिस्प्ले करोगे लूपिंग को। और ये लूपिंग स्टेटमेंट जो पाइथन के केस में है, क्योंकि जो हमारे सिलेबस में लैंग्वेज है तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको चीजों को समझा रहा हूँ, ओके। तो ये थे हमारे रूल जो कि हमें फॉलो करने हैं जब हम कोई एल्गोरिथम को लिखते हैं उस टाइम पे। तो चलिए अब लेते हैं एक प्रॉब्लम, और उस प्रॉब्लम का पहले एल्गोरिथम लिखेंगे और उसके बाद में उसका फ्लो चार्ट ड्रॉ करेंगे। तो प्रॉब्लम देख लेते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। तो देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है ड्रॉ फ्लो चार्ट टू ऐड टू नंबर्स अलॉन्ग विद द एल्गोरिथम इन सिंपल इंग्लिश। मतलब क्या है, आपको फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है, लेकिन उसके साथ साथ आपको एल्गोरिथम को भी डिस्प्ले करना है, ठीक है। तो पहले इस प्रॉब्लम के लिए एल्गोरिथम लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में उस एल्गोरिथम को हम फ्लो चार्ट से डिस्प्ले करेंगे। तो एल्गोरिथम क्या होगा देखिए। तो एल्गोरिथम में क्या करते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। तो स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, देखिए स्टेप 1 लेते हैं। स्टेप 1 में हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले स्टार्टिंग का प्रोसेस होगा हमारा, ठीक है। देन सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, दो नंबर्स को लेंगे, ठीक है। गेट टू नंबर्स, नंबर 1 एंड नंबर 2, ठीक है, जिसको कि मैंने लिख दिया है n1 एंड n2, ओके। देन थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, हम देखिए एक वेरिएबल लेंगे और दोनों नंबर्स को प्लस करके उसके अंदर स्टोर कर देंगे। इस तरीके से एरो रहेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था असाइनमेंट को इस तरीके से डिस्प्ले करते हैं आप एरो की हेल्प से, ओके। तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों नंबर्स की वैल्यू को प्लस करके इसके अंदर स्टोर कर दो, ओके। इस तरीके से हमारा ये थर्ड स्टेप हो गया। फोर्थ स्टेप में क्या होगा, हमारा जो एस है उसकी वैल्यू को हम प्रिंट कर देंगे, मतलब एस के अंदर जो भी वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। एंड इसके बाद में हमारा एल्गोरिथम जो है वो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है विद द हेल्प ऑफ एल्गोरिथम, ओके। अब देख लेते हैं इस एल्गोरिथम के लिए फ्लो चार्ट की फ्लो चार्ट किस तरीके से ड्रॉ करेंगे। तो फ्लो चार्ट को ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट बॉक्स बनाएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग को इंडिकेट करने के लिए हम स्टार्ट बॉक्स को यूज करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट बॉक्स लिख दिया, जिसमें कि हम लिख देंगे स्टार्ट। देन इसके बाद में इस तरीके से एरो लगाएंगे, ठीक है, जिसे कि हम फ्लो ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। देन इसके बाद नंबर्स को इनपुट कराएंगे, तो हमने लिख दिया रीड नंबर 1, एंड इसके बाद ना फिर से इस तरीके से एरो लगेगा, और इसके बाद ना नंबर 2 को रीड करेंगे, इस तरीके से रीड नंबर 2, ठीक है। और देखिए यहाँ पे नंबर्स को रीड करने के लिए मैंने यहाँ पे इनपुट बॉक्स का यूज किया है, इनपुट या आउटपुट बॉक्स भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, नंबर्स को रीड कर रहे हैं। आप चाहो तो रीड की जगह इनपुट भी ले सकते हो, क्योंकि हम नंबर इनपुट करा रहे हैं, ओके। इसके बाद हमारा ये स्टेप है, तो इस स्टेप में क्या हो रहा है, देखिए प्रोसेसिंग हो रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोसेसिंग बॉक्स बनेगा, लेकिन उससे पहले एक एरो और लगेगा, मतलब फ्लो लाइन जो है हमारी वो इस तरीके से लगेगी। इसके बाद में यहाँ पे हम लगाएंगे प्रोसेसिंग बॉक्स, ओके, और उसमें लिख देंगे एस इक्वल नंबर 1 प्लस नंबर 2। अब यहाँ पे देखिए इक्वल का साइन लगाया मैंने असाइनमेंट के लिए, लेकिन यहाँ पे देखिए एरो था। तो इस चीज का ध्यान रखना, फ्लो चार्ट में आपका इक्वल का साइन लगता है असाइनमेंट के लिए, ठीक है। एल्गोरिथम में आपका एरो लगता है, ओके। एंड इसके बाद में हमारा आउटपुट आएगा, तो यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, एक आउटपुट बॉक्स लगा देंगे इस तरीके से, ठीक है। प्रिंट एस कर दिया, और लास्ट में हमारा जो फ्लो चार्ट है वो एंड हो जाएगा, यहाँ पे मतलब स्टॉप हो जाएगा। इस तरीके से स्टॉप बॉक्स बना देंगे, ठीक है। जो स्टार्ट बॉक्स होता है वही हमारा स्टॉप बॉक्स भी होता है, ठीक है। जिस तरीके से इनपुट बॉक्स को आउटपुट बॉक्स बोलते हैं, उसी तरीके से स्टार्ट बॉक्स को स्टॉप बॉक्स भी बोलते हैं, ओके। तो इस तरीके से हमारे पास में ये प्रॉब्लम थी। इस प्रॉब्लम के लिए हमने ये एल्गोरिथम डिजाइन कर दिया, और इस एल्गोरिथम की हेल्प से हमने ये फ्लो चार्ट ड्रॉ यहाँ पे कर दिया है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से एल्गोरिथम लिखेंगे आप और किस तरीके से फ्लो चार्ट लिखेंगे। तो चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे दे रखा है, देखिए एग्जांपल, ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू डिटरमाइन द लार्जर ऑफ टू नंबर्स अलोंग विद द एल्गोरिथम इन सिंपल इंग्लिश। तो मतलब क्या है इसका, कि आपको दो नंबर्स लेने हैं और उन दो नंबर्स में जो भी लार्जर नंबर है उसको आपको डिस्प्ले कराना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको एल्गोरिथम भी लिखना है और फ्लो चार्ट भी बनाना है, ठीक है। तो पहले इसके लिए एल्गोरिथम बना लेते हैं। तो एल्गोरिथम किस तरीके से बनाएंगे, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, स्टेप 1 में स्टार्ट हो जाएगा। देन स्टेप 2 में दो नंबर्स को लेंगे, ठीक है, गेट टू नंबर्स, नंबर 1 एंड नंबर 2।
एंड स्टेप 3 में यहाँ पे कंडीशन रहेगी, यहाँ पे चेक करेंगे कौन सा नंबर जो है वो ग्रेटर है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं स्टेप 3 में इफ नंबर 1 ग्रेटर देन नंबर 2 देन प्रिंट नंबर 1 एल्स प्रिंट नंबर 2। मतलब क्या है, जो नंबर 1 है अगर वो नंबर 2 से बड़ा है तो नंबर 1 प्रिंट हो जाए, अदरवाइज क्या हो नंबर 2 प्रिंट हो, क्योंकि जो नंबर 1 नंबर 2 से बड़ा नहीं है तो इसका मतलब नंबर 2 नंबर 1 से बड़ा है। इसके बाद में फोर्थ स्टेप में हमारा एल्गोरिथम स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, सिंपल से इतना ही करना था हमें इसमें, तो ये हमारा हो गया। अब इसके लिए फ्लो चार्ट बना लेते हैं। तो फ्लो चार्ट में क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा फ्लो चार्ट स्टार्ट होगा, स्टार्ट बॉक्स बना दिया हमने। इसके बाद में यहाँ पे एरो लगा देंगे इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद में हम नंबर्स को रीड करेंगे, रीड का मतलब है इनपुट करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दोनों नंबर को एक साथ रीड कर लिया है, लेकिन पिछला जो फ्लो चार्ट था उसमें मैंने एक एक करके करा था। तो ये आपके ऊपर है, चाहो तो आप नंबर को एक बार में रीड कर सकते हो जितने भी नंबर की रिक्वायरमेंट है, और आप चाहो तो एक एक करके रीड कर सकते हो। एक बॉक्स बना लिया उसमें एक नंबर रीड कर लिया, दूसरा बॉक्स बना लिया दूसरे में दूसरा नंबर रीड कर लिया, तो इस तरीके से भी कर सकते हो। और चाहो तो एक ही बॉक्स में दोनों नंबर्स को रीड कर सकते हो। ठीक है, ये दोनों तरीके से किया जा सकता है फ्लो चार्ट में। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे कंडीशन है, तो यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे, मतलब कि डिसीजन लेना है हमें यहाँ पे। तो डिसीजन के लिए क्या करेंगे, डिसीजन बॉक्स बनाएंगे यहाँ पे देखिए, लेकिन उससे पहले एक यहाँ पे एरो लगाएंगे। ठीक है, इस तरीके से एरो लगा देंगे। ठीक है, ये एरो लगा दिया हमने। देन हम यहाँ पे डिसीजन बॉक्स लगाएंगे और यहाँ पे हम कंडीशन को चेक करेंगे, जो नंबर 1 है वो ग्रेटर देन नंबर 2 है तो क्या हो, तो आपका नंबर 1 प्रिंट हो जाए। इस तरीके से हम लेंगे नंबर 1 के लिए और यहाँ पे लिख देंगे प्रिंट नंबर 1। ठीक है, अगर आपका नंबर 1 जो है नंबर 2 से बड़ा है तो नंबर 1 प्रिंट हो जाए, और उसके बाद में जो आपका फ्लो चार्ट है वो आपका यहाँ पे इस तरीके से स्टॉप हो जाए। ठीक है, इस तरीके से आपका हो जाएगा ये कंडीशन अगर आपकी ट्रू होती है तो। लेकिन अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है, नंबर 1 जो है वो नंबर 2 से बड़ा नहीं है, तो क्या करेंगे हम इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से एरो लेंगे और उसके बाद में लिख देंगे प्रिंट नंबर 2, क्योंकि नंबर 1 जब नंबर 2 से बड़ा नहीं है तो इसका मतलब नंबर 2 नंबर 1 से बड़ा है। ठीक है, तो प्रिंट कर देंगे नंबर 2 और उसके बाद हमारा फ्लो चार्ट इस तरीके से स्टॉप हो जाएगा, यहाँ पे आके इस तरीके से स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, ये वाला पार्ट नहीं रहेगा, लेकिन फ्लो चार्ट में क्या होता है आपको पूरा दिखाना पड़ता है इस तरीके से। ओके, तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम के लिए हमने ये फ्लो चार्ट बना दिया है और ये एल्गोरिथम यहाँ पे लिख दिया है। आई होप अब आप लोगों को समझ में आ गया हो किस तरीके से फ्लो चार्ट बनाते हैं। ठीक है, और किस तरीके से एल्गोरिथम को लिखते हैं किसी भी प्रॉब्लम के लिए। तो ये फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम का कॉन्सेप्ट इसीलिए था जिससे प्रोग्राम बनाने से पहले आप उसका एल्गोरिथम डिजाइन करें, उसका फ्लो चार्ट डिजाइन करें, उसके बाद में एक्चुअल प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करें। ठीक है, जिससे कि वो प्रोग्राम बनाना आपके लिए ईजी हो जाएगा। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं सूडो कोड को। तो सूडो कोड क्या होता है देखिए, तो सूडो कोड में देखिए पी जो है वो साइलेंट रहता है, इसको प्रोनाउंस करते हैं सूडो कोड। ठीक है, इस तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। तो ये एक और तरीका है एल्गोरिथम को रिप्रेजेंट करने के लिए। मतलब कह सकते हैं कोई प्रॉब्लम है उसको अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो आप सूडो कोड से भी कर सकते हो। ठीक है, जो एल्गोरिथम हम लिखते हैं उसकी जगह आप सूडो कोड लिख सकते हो डायरेक्टली। तो सूडो कोड में क्या होता है, ये इनफॉर्मल लैंग्वेज होती है जो एक प्रोग्रामर को हेल्प करती है उसके प्रोग्राम के स्टेप को डिस्क्राइब करने में बिना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटैक्स को यूज किए हुए। ठीक है, तो सूडो कोड क्रिएट करने से क्या होता है आपको एक रफ आइडिया मिल जाता है आपके प्रोग्राम का, किस तरीके से वो प्रोग्राम आपका वर्क करेगा या किस तरीके से वो एल्गोरिथम आपका वर्क करने वाला है। जो डेटा होगा उसका फ्लो ऑफ कंट्रोल किस तरीके से होगा, मतलब एक स्टेप से दूसरे स्टेप तक फ्लो ऑफ कंट्रोल किस तरीके से जाएगा, वो सारी चीजें आपको पता चल जाती हैं सूडो कोड से। तो इसमें क्या होता है सिंपल लैंग्वेज में, मतलब कि इंग्लिश की तरह ही आप इसको लिखते हैं, मतलब इसमें प्रोग्रामिंग की तरह लिखने की जरूरत नहीं होती। जैसे कि आप एल्गोरिथम में लिख रहे थे या जैसे कि आप फ्लो चार्ट में लिख रहे थे वैसा नहीं करने की जरूरत होती है। इसमें सिंपल इंग्लिश में लिख देते हैं हम। देखिए मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ इसका। तो देखिए यहाँ पे एक सूडो कोड का एग्जांपल है। देखिए यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो 50 हैं या 50 से ज्यादा हैं, तो उस केस में क्या डिस्प्ले हो, पास डिस्प्ले हो जाए। ठीक है, अदरवाइज क्या हो, आपका फेल डिस्प्ले हो जाए। बस सिंपल सा आपने सिंपल लैंग्वेज में लिख दिया है। मतलब यहाँ पे देखिए कोई भी ऑपरेटर अप्लाई नहीं करा है, इन्होंने इंग्लिश में ही लिख दिया है इफ स्टूडेंट मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 तो क्या हो, डिस्प्ले पास। सिंपल है, यहाँ पे अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं सूडो कोड का। देखिए सपोज कि आपको सूडो कोड लिखना है इस प्रॉब्लम के लिए। यहाँ पे लिखना है सूडो कोड आपको फॉर कैलकुलेटिंग एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के एरिया और पेरीमीटर को कैलकुलेट करने के लिए सूडो कोड लिखना है। तो किस तरीके से लिखेंगे देखिए यहाँ पे सिंपल है। क्या कराएंगे हम, इनपुट कराएंगे लेंथ, ठीक है, इनपुट कराएंगे ब्रेथ, ये दोनों चीजें इनपुट करा लेंगे। उसके बाद में हम कंप्यूट कर देंगे एरिया को। तो एरिया को किस तरीके निकालते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ, मतलब एरिया कैलकुलेट हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद में एरिया को प्रिंट कर देंगे। इस तरीके से हम पेरीमीटर को कैलकुलेट कर लेंगे। पेरीमीटर के लिए क्या करेंगे, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, तो इससे हमारा पैरामीटर कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद में पैरामीटर को प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तो सूडो कोड में जरूरी नहीं कि आपको यही लैंग्वेज लिखनी है, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लिख सकते हो। सपोज यहाँ कंप्यूट लिखा है तो आप कैलकुलेट लिख सकते हो। यहाँ पे अगर प्रिंट लिखा है तो आप डिस्प्ले लिख सकते हो। यहाँ पे इनपुट लिखा है तो टेक लिख सकते हो। जो आपके अकॉर्डिंग सुटेबल वर्ड लगते हैं वो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये सूडो कोड होता है, मतलब प्रोग्राम का एक रफ ड्राफ्ट आप तैयार कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ सूडो कोड। तो अब डिस्कस कर लेते हैं सूडो कोड के एडवांटेज और डिसएडवांटेज को। तो पहले बात करते हैं एडवांटेजेस की। तो एडवांटेजेस क्या क्या हैं देखिए। तो पहला एडवांटेज तो इसका ये है कि जो लैंग्वेज इसमें यूज करते हैं वो बहुत ही ज्यादा सिंपल होती है। जो हम नॉर्मली बोलते हैं वही लैंग्वेज हम इसमें यूज करते हैं। ठीक है, तो ये एडवांटेज हो गया। और सेकंड क्या है, ये हाईलाइट करता है सीक्वेंस के इंस्ट्रक्शंस को। ओके,
एंड नेक्स्ट है सूडो कोड में। देखिए जो एल्गोरिथम का स्ट्रक्चर होता है वो आप क्लियरली देख सकते हैं, मतलब सूडो कोड से आप आइडिया लगा सकते हैं कि एल्गोरिथम किस तरीके से वर्क कर रहा है, क्या एल्गोरिथम है। जो भी सिलेक्शन और रिपीटेशन ब्लॉक होंगे वो आप इजीली पता कर सकते हो, ठीक है। एंड लास्ट है कि सूडो कोड में आप इजीली मॉडिफिकेशन कर सकते हो, मतलब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं कि आपका जो कोड है वो चेंज हो जाएगा। बहुत इजीली आप अपनी लैंग्वेज में कुछ भी चेंजेस उसमें कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकते हो। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। तो पहला डिसएडवांटेज ये है कि ये फ्लोचार्ट की तरह विजिबल नहीं होता है, मतलब पिक्चर के फॉर्म में विजिबल नहीं होता है, ठीक है। एंड सेकंड डिसएडवांटेज क्या है, देखिए इसमें कोई भी स्टैंडर्ड सूडो कोड नहीं होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर सूडो कोड है जो कि हर प्रोग्रामर को फॉलो करना पड़ेगा। ये जो सूडो कोड होगा हो सकता है सेम प्रोग्राम के लिए प्रोग्रामर टू प्रोग्रामर चेंज हो जाए, मतलब कोई प्रोग्राम है उसके लिए मैं कुछ सूडो कोड लिखूं और हो सकता है आप उसके लिए कुछ और सूडो कोड लिखें, वो अपने अकॉर्डिंग आप अपनी लैंग्वेज लिखेंगे, मैं अपने अकॉर्डिंग अपनी लैंग्वेज लिखूंगा। तो सूडो कोड जो प्रोग्रामर टू प्रोग्रामर चेंज हो सकता है, ठीक है। तो ये कह सकते हैं इसका डिसएडवांटेज है। एंड नेक्स्ट है इट कैन ओनली बी टेस्टेड ऑन पेपर, मतलब सिर्फ इसे आप पेपर पे टेस्ट कर सकते हैं, इसके लिए कोई प्रोग्राम नहीं होता है जो कि आप प्रोग्राम चला के टेस्ट कर सकें, क्योंकि सूडो कोड होगा अगर आप उसको प्रोग्राम में लिखेंगे और उस तरीके से चलाएंगे तो वो नहीं चलेगा, ओके। एंड लास्ट है ये जो है इनफॉर्मल रिप्रेजेंटेशन है एल्गोरिथम की, मतलब फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, इनफॉर्मल है, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस कर लिए सूडो कोड के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज को। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। तो अब बात करते हैं वेरिफिकेशन ऑफ एल्गोरिथम, मतलब एल्गोरिथम को किस तरीके से वेरीफाई करेंगे, ओके। तो एल्गोरिथम के वेरिफिकेशन से मतलब है एल्गोरिथम को चेक करना कि जिस तरीके से हम चाहते हैं एल्गोरिथम वर्क करे उस तरीके से वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, जैसा हम चाहते हैं वैसा है या नहीं है। जैसे कि एग्जांपल में देखिए, अगर आपने जो प्रोग्राम बनाया है 2 नंबर को ऐड करने के लिए बनाया है, लेकिन जो एल्गोरिथम है वो आपको प्रोड्यूस कर रहा है 2 नंबर्स का प्रोडक्ट, तो इसका मतलब क्या है, जो एल्गोरिथम है वो आपका प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, जैसा आप चाहते थे वैसा वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। तो किस तरीके से एल्गोरिथम को वेरीफाई करेंगे, तो इस काम को करने के लिए हम सैंपल इनपुट्स ले लेते हैं जिसका कि हमें आउटपुट पता होता है। जैसे कि एडिशन के लिए हम एल्गोरिथम बना रहे हैं और हमारा जो रिजल्ट है जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, तो सैंपल इनपुट ले लेंगे। जैसे कि हमने ले लिया 2 + 2, ठीक है। तो इसका आउटपुट हमें पता है, अगर 4 आ रहा है तो इसका मतलब हमारा एल्गोरिथम सही वर्क कर रहा है, और 4 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब हमारा एल्गोरिथम प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से हम इसको टेस्ट कर लेते हैं, ओके। तो ये टेक्निक स्मॉल एल्गोरिथम के लिए तो ठीक है, लेकिन जब आपका एल्गोरिथम लार्जर हो, मतलब बड़ा हो, तो वहां पे आपको इंटरमीडिएट रिजल्ट को भी चेक करना पड़ेगा, मतलब जो बीच के स्टेप्स हैं उनसे जो रिजल्ट आ रहा है वो भी आप चाहते हैं चेक हो, ठीक है। तो उसके लिए एक मैकेनिज्म होती है जिसे हम बोलते हैं ड्राई रन, ठीक है। तो ड्राई रन क्या होता है, देखिए, तो ड्राई रन जो है एक प्रोसेस है जिसमें जो प्रोग्रामर है वो मैनुअली चेक करता है उसके कोड को, जिसमें कि वो वैल्यू चेक करता है वेरिएबल की कि कहीं पे जो वैल्यू है वो गड़बड़ तो नहीं हो रही है, प्रॉपर तरीके से वो उसको मैनुअली चेक करेगा। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ड्राई रन, ओके। तो किसी एल्गोरिथम की ड्राई रनिंग करनी है तो उसके लिए यूज करते हैं हम ट्रेस टेबल को, ओके। तो चलिए उसको समझ लेते हैं किस तरीके से ट्रेस टेबल की हेल्प से किसी एल्गोरिथम को वेरीफाई कर सकते हैं, ओके। देखिए यहाँ पे किसी भी एल्गोरिथम की अगर आपको ड्राई रनिंग करनी है तो उसके लिए यूज करते हैं ट्रेस टेबल को, ठीक है। तो ट्रेस टेबल में देखिए क्या होता है, सपोज कि हमारे पास में ये एल्गोरिथम है, इसको हमें ट्रेस टेबल की हेल्प से चेक करना है, मतलब वेरीफाई करना है एल्गोरिथम को। ये जो एल्गोरिथम है इसको वेरीफाई करना है कि हमारा प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। तो हर स्टेप का यहाँ पर रिजल्ट होगा। देखिए ट्रेस टेबल बना लेंगे इस तरीके से, नंबर ले लेंगे और काउंट लिखेंगे, फिर यहाँ पे देखिए कंडीशन लगी हुई है तो कंडीशन भी हमने लगाई है यहाँ पे, नंबर जो है लेस देन 500, उसके बाद में आउटपुट। मतलब पहले आपको एल्गोरिथम को समझना पड़ेगा, एल्गोरिथम में क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे नंबर लिया जा रहा है यूजर से, उसके बाद यहाँ काउंट वेरिएबल जिसकी वैल्यू 0 है, और यहाँ पे लूप लगा हुआ है। तो लूप में क्या है, वाइल नम जो है नंबर की जो वैल्यू है, जो यूजर एंटर करता है नंबर, उसकी वैल्यू जो है 500 से कम रहती है, तो क्या हो, जो नंबर की वैल्यू है उसमें 2 × 2 हो जाए, मतलब जो भी आपका नंबर है उसमें 2 × 2 हो जाए, अगर आपका नंबर की जो वैल्यू है 500 से कम रहती है उस केस में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब तक नंबर की वैल्यू 500 से कम रहेगी तब तक उसमें 2 × 2 होता रहेगा। तो देखिए यहाँ पे समझ लेते हैं ट्रेस टेबल की हेल्प से। देखिए यहाँ पे नंबर लिया है, सपोज यूजर ने जो 16 नंबर एंटर करा है, ठीक है। तो अभी जो है काउंट की वैल्यू 0 है, काउंट जो है वो अभी आपका 0 है, ठीक है, काउंट की वैल्यू 0 है। इसके बाद में जो कंडीशन होगी वो आपकी ट्रू होगी, क्योंकि जो नंबर की वैल्यू है 500 से कम है। देखिए जो 16 है वो 500 से कम है तो ये ट्रू हो जाएगी, आउटपुट अभी कुछ नहीं आएगा। इसके बाद में जब कंडीशन ट्रू हो गई तो इसमें इंटू 2 हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 32, ठीक है। तो 32 भी आपका 500 से कम है, और काउंट की वैल्यू इस बार हो जाएगी 1, ठीक है, क्योंकि आपकी काउंटिंग बढ़ चुकी है। लूप जो है वो एक बार चल गया तो काउंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो कंडीशन इस बार भी ट्रू रहेगी, क्योंकि 32 भी आपका 500 से कम है। इसी तरीके से फिर उसमें इंटू हो जाएगा 2 तो हो जाएगा 64, ठीक है। तो इस बार भी कंडीशन ट्रू रहेगी क्योंकि ये भी 500 से कम है और काउंट की वैल्यू 2 हो जाएगी। फिर इसमें इंटू हो गया 2 तो आपका हो जाएगा 128, तो काउंट की वैल्यू 3 हो जाएगी और आपकी कंडीशन अभी ट्रू रहेगी, क्योंकि 128 भी 500 से कम है तो कंडीशन ट्रू रहेगी। फिर इसमें इंटू 2 हो जाएगा तो हो जाएगा 256, ठीक है। तो काउंट की वैल्यू हो जाएगी 4 और कंडीशन अभी भी ट्रू रहेगी, क्योंकि ये अभी भी 500 से कम है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रू ही होगा। इसके बाद इसमें 2 × 2 होगा तो हो जाएगा 512,
ठीक है। तो अब क्या होगा, काउंट की वैल्यू 5 हो जाएगी और कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, क्योंकि अब जो है आपका 500 से ऊपर जा चुका है, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो आपका ये आउटपुट दे देगा, आपको फाइनल जो आउटपुट था वो आपको प्रिंट कर देगा। तो कितना हो गया आउटपुट हमारा 512। ओके, और काउंट की वैल्यू हमारी है 5, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्रिंट करा है नम और प्रिंट करा है काउंट। जो नम की फाइनल वैल्यू होगी वो प्रिंट होगी और जो काउंट की वैल्यू होगी वो प्रिंट होगी। तो इस तरीके से ट्रेस टेबल की हेल्प से चेक कर सकते हैं। और इस एल्गोरिथम में आपका व्हाइल लूप यूज हो रहा है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, ये आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे, व्हाइल लूप फॉर लूप पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से एल्गोरिथम को वेरीफाई करते हैं।